नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सब। आज का अपना टॉपिक राजस्थान का भौतिक स्वरूप। देखो, भौतिक स्वरूप यानी इंगो धरातल कैसी है। तो संपूर्ण महाद्वीप, जितने महाद्वीप है, पहले क्या थे, भूखंड के रूप में थे। एक विशाल भूखंड था, इसके तरफ चारों तरफ जलीय भाग है। तो स्थल भाग था, उसका नाम तो था पेंज, और जलीय भाग का नाम था पेंथालस। भूगर्भिक हलचल भी यानी विस्थापन हुआ, महाद्वीप पे क्या हुआ, विस्थापन। तो विस्थापन का जो सिद्धांत है सर्वप्रथम कब दिया गया, 1912 ईस्वी में दिया गया। ये इस प्रकार से बीच में से क्या हुआ, टूटा। तो एक ऊपर का हिस्सा बन गया, एक नीचे का हिस्सा बन गया, बीच में आ गया एक सागर। तो ऊपर के हिस्से को तो नाम दिया गया अंगारा लैंड, और नीचे के हिस्से को गोंडवाना। वो जो बीच में सागर बने, एक को नाम हो टेथिस सागर। इन तरीका टूट गया। तो इसके अंदर तो आ गया यूरेशिया यानी यूरोप, एशिया महाद्वीप, और उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका। और इस गोंडवाना लैंड में आ गए दक्षिणी अफ्रीका, आ गयो दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अफ्रीका कहां से आ गया, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिक महाद्वीप। ये आ गए इतने। और ये एशिया का जो दक्षिण भाग है ना, थोड़ा दक्षिण भाग, ये भी किस में आ गया, गोंडवाना लैंड में आ गया। बीच में आ गया टेथिस सागर। ठीक है। अब देखो, यानी पेंजिया का विखंडन हुआ, उत्तरी भाग अंगारा लैंड, दक्षिणी भाग गोंडवाना लैंड, और मध्य में आ गया टेथिस सागर। अब देखो, अंगारा लैंड है वो अंतिम ट्राइसिक्यूब में, अंगारा लैंड अंतिम, इसका विखंडन हुआ ट्राइसिक्यूब में फिर, और इसका प्रथम है जुरेसी के काल में। और अपना भारत आता है एशिया में, जो राजस्थान भारत में, तो ये किसका हिस्सा हुआ, एशिया यानी अंगारा लैंड में। अब देखो, अब राजस्थान ने फिर बांटो भौगोलिक प्रदेश में स्थिति, वनस्पति, जलवायु के आधार पर अलग अलग बांटो गयो, यानी भौगोलिक प्रदेश निर्धारण करो गयो। पहली बात, वीसी मिश्रा, वीसी मिश्रा ने भारत का, राजस्थान का भूगोल, राजस्थान का भूगोल नामक इसकी पुस्तक थी, इसमें किया। तो कितने प्रदेशों में विभाजित किया, 7 भाग की।
इन्होंने 7 भाग किए। कौन कौन से? पश्चिमी शुष्क प्रदेश, पश्चिमी शुष्क प्रदेश, अर्ध शुष्क प्रदेश, पश्चिमी शुष्क प्रदेश, अर्ध शुष्क प्रदेश, नहरी क्षेत्र और अरावली प्रदेश, पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश, फिर दक्षिणी पूर्वी कृषि प्रदेश, और फिर आ गया अपना चंबल बीड़ प्रदेश। यानी विश्लेषण ने राजस्थान का भूगोल पुस्तक में 7 भागों में बांटे। पश्चिमी शुष्क प्रदेश, अर्ध शुष्क प्रदेश, नहरी क्षेत्र, अरावली प्रदेश, पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी कृषि प्रदेश, चंबल बीड़ प्रदेश। ये प्रकार 7 भागा में बांटे। फिर सन 1971 में, सन 1971 में रामलोचन सिंह, रामलोचन सिंह, इनको 2 भाग, यानी 2 भाग कर दिया राजस्थान में, 2 भाग कर दिया, 4 उपभाग, 4 उपभाग और 12 लघु प्रदेशों में विभाजित कर दिया, 12 लघु प्रदेशों में विभाजित कर दिया। ठीक है। उसके बाद राजस्थान को उच्चावच व जलवायु के आधार पर, राजस्थान को उच्चावच यानी ऊंचा और नीचा प्रदेश के हिसाब से उच्चावच व जलवायु के आधार पर, जलवायु के आधार पर 4 मुख्य भागों में बांटा गया, 4 मुख्य भागों में बांटा गया। अब देखो के तरीकों बांटा, 4 मुख्य भाग देखो। इन तरीकों आप राजस्थान ले लिया आप लगभग इन तरीकों आ जाओ। 4 भाग बांटा, पश्चिम उत्तरीय प्रदेश इन तरीके से अंदर जो जिला बाद में देखा, अरावली प्रदेश ये फिर आ गया पूर्वी मैदानी प्रदेश, और इधर आ गया ये हाड़ौती का पठार। 1 2 3 पूरे 4, यानी पश्चिम उत्तर प्रदेश, अरावली प्रदेश, और 3 नंबर पूर्वी मैदान, और 4 नंबर हाड़ौती का पठार या दक्षिणी पूर्वी, दक्षिणी पूर्वी, दक्षिणी पूर्वी पठारी
प्रदेश बोलते हो या हाड़ौती का पठार, क्योंकि इस पठारी प्रदेश में क्या हो हाड़ा राजाओं का, हाड़ा वंश का राज था, इसलिए इसको हाड़ौती पठार भी बोलते हैं या दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। यानी राजस्थान ने 4 भौतिक प्रदेश में बांटे हुए हैं। पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश, अरावली प्रदेश, यानी पश्चिम उत्तर प्रदेश में पश्चिम के जिले आ जाएंगे, अरावली में अरावली के इर्द गिर्द जो जिले वो आ जाएंगे, दक्षिण मैदान में अरावली के जो पूर्व का भाग है कृषि प्रदेश वो आ जाएगा, और ये पठारी प्रदेश आ जाएगा, हाड़ौती का पठार। ठीक है, अब आपने एक एक करके अध्ययन कराना हो। पहली पौध आप लेके चला पश्चिम मरुस्थल प्रदेश। पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश, पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश। अब 4 भागा बांटे गए तो चारों हिस्सों में अलग अलग क्षेत्रफल को, राजस्थान को कुल क्षेत्रफल 342,239 यानी 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, 3,42,239 कितनों है। तो चार भागों अलग अलग भागों कितनों क्षेत्रफल लेंगे, यानी 1,75,000 वर्ग की, यानी राजस्थान को 61.1 यानी 61.11% भाग पर मरुस्थल है, और राजस्थान की जनसंख्या है वह कितनी, 40% जनसंख्या है निवास करे, 40% जनसंख्या निवास करे। अब मरुस्थल है तो मिट्टी कैसी होगी, बलुई यानी रेतीली मिट्टी पाई जाएगी, रेतीली मिट्टी पाई जाएगी। और ढाल है, ढाल इन तरीकों अगर आप राजस्थान ने लेके चला तो वो ढाल है यू, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। तो बलुई रेतीली मिट्टी पाई जाएगी तो जलवायु कैसी है फिर, तो मरुस्थल प्रदेश की जलवायु की है शुष्क भी है, तो सुदूर जो पश्चिमी सीमा के पास है, पाकिस्तान की सीमा है अपनी रेड क्लिफ रेखा उसके पास तो शुष्क है, और अरावली के पास में थोड़ी इधर अर्ध शुष्क भी है, जैसे गंगानगर हनुमानगढ़ शुष्क और अर्ध शुष्क दोनों प्रकार की है। और अब बात है कि पश्चिम मरुस्थल प्रदेश की उत्पत्ति कैसे हुई, तो इसकी उत्पत्ति हुई तेथी से सागर से, तेथी सागर से उत्पत्ति हुई। तो इन अपन पता क्यों लगा, क्यों अठे मुख्य रूप से खारे पानी झीलाएं भी जैसे पता लगा कि इसकी उत्पत्ति कहाँ हुई, तेथी से सागर से, पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश। मरुस्थल का मतलब ऐसा प्रदेश जो वनस्पति रहित है, वनस्पति रहित उद्भिन्न के बोले जावे मरुस्थल प्रदेश। यह जो विशाल मरुस्थल है ना, यह विशाल मरुस्थल है ग्रेट पेलियो आर्कटिक, ग्रेट पेलियो आर्कटिक यानी मरुस्थल आपने जो मरुस्थल है ग्रेट पेलियो आर्कटिक, अफ्रीका का जो मरुस्थल है
अफ्रीका मरुस्थल, यानी विशाल मरुस्थल ग्रेट पैलियोआर्टिक जो अफ्रीका का मरुस्थल है, इसका पूर्व वाला भाग है, पूर्व वाला भाग है। तो देखो अफ्रीका यानी उत्तरी अफ्रीका, फिलिस्तीन, अरब देश, पाकिस्तान, भारत में फैलेडो है। और यानी आधे सम फिलिस्तीन है, जो अरब देश है, पाकिस्तान है, भारत के अंदर ये मरुस्थल बहुत फैल चुके है। और ये विशाल मरुस्थल ने विश्व का शक्ति ग्रह के विश्व का शक्ति ग्रह, वर्ल्ड पावर हाउस बोले जावे, विश्व को शक्ति ग्रह। और ये मरुस्थल विश्व को 17वां विशाल मरुस्थल है, 17वां विशाल मरुस्थल है। और उपोषण की दृष्टि से 9वां विशाल मरुस्थल है, उपोषण की दृष्टि से 9वां विशाल मरुस्थल है। और भारत में अगर वो मरुस्थल देखा तो आप ऊपर जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात तक फैलेड है। लेकिन भारत के अंदर इनको जितनों भी है, इनको 62% हिस्सों राजस्थान में, 62% राजस्थान में दोस्तों, यानी मरुस्थल का 62% भारत में जो जितना भी हिस्सा है उसका 62% हिस्सा अपने राजस्थान में विद्यमान है। और एक इनकी बात सबसे युवा मरुस्थल है, राजस्थान को जो मरुस्थल है वो युवा मरुस्थल, यानी राजस्थान को मरुस्थल युवा, युवा यानी टाइम इशू पुराना भी कई विषय में मरुस्थल है, लेकिन राजस्थान को मरुस्थल युवा मरुस्थल है। अब देखो मरुस्थल है, लेकिन इनके अंदर भी एक नदी है, कौन सी? लूणी नदी, अपने मरुस्थल की प्रमुख नदी है लूणी नदी। मरुस्थल में भी नदियां बाबा, विश्व की एक तो घनी आबादी है मरुस्थल में, घनी आबादी है। और सर्वाधिक जैव विविधता, सर्वाधिक घनी आबादी और सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाए, इसलिए विश्व को धनी मरुस्थल बोले, धनी मरुस्थल यानी धनवान मरुस्थल बोले जावे, विश्व का धनी मरुस्थल। अब मरुस्थल दोस्तों अपन भी बताओ है धीरे 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 आगे बढ़ रही है, आगे बढ़ना, मरुस्थल आगे बढ़ रही है। मरुस्थल के आगे बढ़ने के बोले मरुस्थल का मार्च, मरुस्थल का पूछे जा चुकी है ये क्वेश्चन बहुत बार, मरुस्थल का यानी मरुस्थल धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, क्योंकि वनस्पतियां नष्ट हो रही है, चारागाहों विकास कम हो रही है, अतिचारण हो रही है, खनन हो रही है, बिंगी वजह से धीरे 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 मरुस्थल दिल्ली तक चले हो गए। तो मरुस्थल को आगे बढ़ना, मरुस्थल को क्या कहलावा है? मार्च कहलावा है। अब देखो अस्थायी आगे भी बढ़ रही है, और इन अंदर मरुस्थल में अस्थायी झीलों का निर्माण हो जाए, अस्थायी अस्थायी झीलों का, जिसको क्या नाम बोल देते हैं? पलाया। मरुस्थल में भी अस्थायी झीलों का निर्माण हो रही है, तुम्हारा झीला क्या बोले? पलाया। और झील सूख जावे तो एक मैदान बन जाए, तो जो पलाया मैदान में
पलाया मैदान, पलाया मैदान को क्या बोलते हैं? बोल्सन। पलाया जो मैदान बनते हैं उसको क्या बोलते हैं? बोल्सन। मैदान सूखने के बाद, पलाया झील सूखने के बाद जो मैदान बनता है उसको बोल्सन बोलते हैं। अब देखो अड़े भी खेती करी जाए, जो पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा खेती करी जाए इनके बोला बा खड़ीन। क्या बोलते हैं उनको? खड़ीन। देखो 1994 संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा मरुस्थल के प्रसार को रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 17 जून को संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा मरुस्थल के प्रसार रोकने के लिए 17 जून को मरुस्थलीकरण दिवस घोषित किया गया। मरुस्थलीकरण। देखो इनके अंदर ज्यादा कहानियां बनाने से तो अपने लंबो खींचने से कोई मतलब को नहीं। मैं वे चीजें बता रही हूँ जो परीक्षा की दृष्टि से इंपोर्टेंट है और जड़े से प्रश्न उठ रहे वन लाइनर तरीकों जड़ू प्रश्न उठेगो। ज्यादा लंबो खींचने में कहानी बनाने में कोई मतलब को नहीं बने चीज को। यह चीजें तो खाने किताबों में मिल जाओगी, बहुत बहुत मिल जाओगी, बहुत बहुत लिखो, लेकिन बड़ू प्रश्न नहीं पड़े एक पेज पढ़ोगा भी प्रश्न ही नहीं आओगे फिर मतलब का बने भी कहानी से अपन इतना पढ़ना है जो परीक्षा की दृष्टि इंपोर्टेंट है। बहुत सारो ज्ञान ले गए इतिहास पर जागे किया होयो मरुस्थल कठू आयो के आयो बोलो इन अंदर गहराई में जाने छू ज्ञान से कोई मतलब कोई नहीं। अपन वही चीजें पढ़नी है जकी प्रश्न उठे बैठो। तो यो प्रश्न आज के देखो 17 जून को मरुस्थलीकरण दिवस कब घोषित हुआ? 1994 इसके द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा। अब देखो मरुस्थल ने भी दो भागों में विभाजित कर दियो। मरुस्थल के भी कितने भाग बना दिए? दो भाग बना दिए मरुस्थल का। दो भाग बना दिया गया, एक तो शुष्क मरुस्थल और एक अर्ध शुष्क। मैंने पहले ही बताई कि मरुस्थल की आपने जलवायु की है शुष्क और अर्ध शुष्क, शुष्क और अर्ध शुष्क। इन दो भागों में बांटे गए, शुष्क मरुस्थल और अर्ध शुष्क मरुस्थल। अब देखो शुष्क मरुस्थल के भी अंदर भी दो पार्ट है। एक तो है बालू का स्तूप युक्त, ध्यान से देखिए यह चीज, बालू का स्तूप युक्त, और दूसरो है बालू का स्तूप मुक्त। बालू का, अब राजस्थान का आप सारे जना बालू का मिट्टी लिखे, स्तूप यानी दोहरा टिब्बा, रेत का बड़ा बड़ा दोहरा। अब युक्त यानी जटे मरुस्थल के अंदर बालू का स्तूप युक्त यानी दोहरा है और बालू का स्तूप मुक्त यानी दोहरा नहीं है। तो इसको कितनों कितनों है? ये तो 58.50, 58.50 और ये 41.50% यानी दो भागा बांटे मरुस्थल ने, शुष्क मरुस्थल और अर्ध शुष्क मरुस्थल। शुष्क मरुस्थल में भी दो पार्ट है, बालू का स्तूप युक्त और बालू का स्तूप मुक्त। यानी बालू का स्तूप युक्त है वह 58.50% है, मुक्त है वो 41.50% है। यह चीजें पूछी जा चुकी है। दूसरा है अर्ध शुष्क मरुस्थल। अर्ध शुष्क मरुस्थल इन आपा फेर बांटो चार भागा, इन्हें ले लिया, इन्हें चार भागा बांटे। देखो एक तो देखो लूणी बेसिन, क्योंकि इन्हीं
मुख्य नदी है लूनी नदी मरुस्थल की, लूनी बेसिन। 2 नंबर है शेखावाटी प्रदेश, जैसे हम चूरू सीकर झुंझुनू नीमगा थाना। और 3 नंबर है नागौर उच्च भूमि, नागौर उच्च भूमि, नागौर उच्च भूमि। और 4 नंबर है घग्गर का मैदान, घग्गर का यानी गंगानगर है मानगढ़ साइड, घग्गर का मैदान बड़ा ही है। यानी 2 भाग बांटे, शुष्क मरुस्थल, अर्ध शुष्क मरुस्थल। शुष्क में बालू का स्तूप युक्त और बालू का स्तूप मुक्त, और अर्ध शुष्क में आ जाऊंगा लूनी बेसिन, शेखावाटी प्रदेश, नागौर उच्च भूमि और घग्गर का मैदान। अब आपने एक एक करके हम अध्ययन करांगा। पहले पोता आपा देखांगा बालू का स्तूप युक्त। अब देखो शुष्क और अर्ध शुष्क ने 2 भाग में कौन सी विभाजित करा है? 25 सेमी समरेखा है, जो वर्षा की 25 सेमी समरेखा है वो मरुस्थल ने 2 भाग में बांट दिया है, शुष्क और अर्ध शुष्क में। ठीक है, अब आप एक एक पढ़ाना। इतना मैटर लिखवा जितना इंपॉर्टेंट है, विषय दृष्टि प्रश्न आवे, वन लाइनर क्वेश्चन टाइप, जिससे अच्छा नोट्स तैयार हो सके। पहले है बालू का स्तूप युक्त। बालू का युक्त कितना है? 58.50% अब देखो स्तूप बनेगा मार्च से जुलाई के मध्य, मार्च से जुलाई के मध्य स्तूप ज्यादा बनेगा। क्या देखो नवंबर दिसंबर में, दिसंबर जनवरी में स्तूप कौन बनेगा? तेज आंधिया कौन चले, मिट्टी को नहीं उठे। मार्च और जुलाई में एक तो मध्य बीच में देखो मार्च अप्रैल, अप्रैल सबसे शुष्क महीना है, कम आर्द्रता वाला महीना है। मई धूल भरी आंधियां चले तो बस मिट्टी के वे एक जगह इकट्ठी हो जावे तो रेत का क्या बन जा? टीला। और रेत का टीला ने, रेत के टीले इधर जैसलमेर साइड में क्या कहलाते हैं? दरियन, दरियन बोल दें अपने देसी भाषा में, आप दोहरा भी बोला हाँ, टिब्बा भी बोला हाँ। जैसे हम देखो बालोतरा भी, बालोतरा, चूरू, गंगानगर, बीकानेर, बालोतरा, चूरू, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, है सर्वाधिक रेत का टीला मिलेगा। जैसलमेर है, बालोतरा है, चूरू है, गंगानगर है, बीकानेर है, जैसलमेर है, आंगमा रेत का सर्वाधिक अपन दोहरा देखने मिलेगा। अब ए भी कई प्रकार का है, दोहरा भी कई प्रकार का। एक तो अनुदेद्रीय बालू का स्तूप, अनुदेद्रीय बालू का, अनुदेद्रीय बालू का स्तूप हवा की दिशा के समांतर, हवा की दिशा के समांतर, यानी इन तरीकों बन जावे। हवा इन्हें चल रही है, मान लो एक क्या बनेगा, इन तरीकों हवा की दिशा के क्या बन जाऊंगा? समांतर बन जाऊंगा। तो एक क्या होगा? अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप होगा। और सहारा मरुस्थल में ऐसे आने एक रेख भी बोले,
रेखा की त्रिकोण दिखे नहीं अपन, लाइन सी दिख रही, तो रेखे भी बोले और सहारा मरुस्थल में ईरक भी बोले, ईरक। आंगो विस्तार कड़ा है जैसलमेर, इनका विस्तार है ना, यानी रेखीय बालू का स्तूप कड़ा मिलेगा अनुदैर्ध्य विस्तार जैसलमेर, फलोदी, बाड़मेर और चूरू, बड़ा रेखीय मिलेगा। अब दूसरा है अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप, ए हवा के समकोण पर बने, हवा के समकोण पर, हवा के समकोण पर बनेगा, यानी इन तरीकों बनेगा और लगातार एक दिशा में चलने से हुए, यानी हवा बार बार में लगातार अगर एक दिशा में चल रही है तो इस तरीके का अनुप्रस्थ बालू का स्तूप बन जाएगा, हवा के समकोण पर बनेगा। ए खड़े हैं बीकानेर, सूरतगढ़, रावतसर, चूरू झुंझुनू, चूरू झुंझुनू, यानी मार्च और जुलाई के मध्य रेत का टीला सबसे ज्यादा बने हैं। जैसलमेर दरियन बोल रहे हैं, बालोतरा, चूरू, गंगानगर, बीकानेर मांगो विस्तार है। अब अभी दो प्रकार का कई प्रकार में आएगा, अनुदैर्ध्य होगा, रेखीय होगा, अनुदैर्ध्य भी बोले हैं, रेखीय भी बोले हैं। हवा की दिशा में बनेगा और अनुप्रस्थ है हवा के समकोण पर बनेगा। क्यों बनेगा? हवा जब एक ही दिशा में बार बार चलेगी तो बन जाऊंगा। और बीकानेर, सूरतगढ़, रावतसर, चूरू, झुंझुनू अर्थान देखने ने मिलेगा। अब अगला है बरखान बालू का स्तूप। बालू का स्तूप का प्रकार है बरखान है बालू का स्तूप। एक ये तरीका बनेगा अर्धचंद्राकार रेत का टीला बन जाएगा। ये तरीका अर्ध चंद्राकार रेत के टीले। अंगो विस्तार कड़े कड़े है, एक तो भालेरी चूरू उनके नाम आवेंगे, सीकर झुंझुनू, सीकर झुंझुनू, सूरतगढ़ और लूणकरणसर। बरखान मिलेगा, अर्धचंद्राकार मिलेगा, इन तरीका हवा चलेगी। धोरांगो के वेगो निर्माण है, वेगो सर्वाधिक विस्तारांगो देख लो, शेखावाटी क्षेत्र में है सर्वाधिक विस्तार। ये गतिशील और नवीन बालू का स्तूप है, यानी जो बरखान बालू का स्तूप है गतिशील है। यहाँ बन गया, यहाँ से उठा खत्म हो गया, यहाँ बन गया, यहाँ बन गया, यहाँ बन गया, नवीन है, यानी ये बनते रहते हैं। अब एक और है तारा बालू का स्तूप। तारा बालू का स्तूप, तारा बालू का स्तूप इन तरीकों बन जाऊंगा, चारों तरफ हूं, हवा आवेगी तो तारा बालू का स्तूप बन जाएगा। और हमादा स्थलाकृति, हमादा स्थलाकृति के रूप में मिलेगा अपन, और मिलेगा विस्तार कड़े है, इनका विस्तार है जैसे मोहनगढ़ जैसलमेर में, मोहनगढ़ कहाँ है? जैसलमेर में, और सूरतगढ़। इस जगह अपन मिलेगा, यानी बरखान
और ए तारा बालू का स्तूप। आगलो देखो नेटवर्क बालू का स्तूप। नेट है वर्क है बालू का स्तूप एक ही तरफ कौन बनेगा यहाँ बनेगा और अंगों लगातार बनते रहते हैं और कड़े हैं ये विस्तार कहाँ है इनका गंगानगर और हनुमान है गढ़ में यानी ऊंचे नीचे इस तरीके से बनते रहते हैं जिनका नेटवर्क बालू का स्तूप यानी लगातार कंटिन्यू बनता रहे लगातार में। और एक है शक्कर का फीज शक्कर का फीज बालू का स्तूप। शक्कर का फीज बालू का स्तूप इनका विस्तार संपूर्ण मरुस्थल में है। इनका विस्तार है संपूर्ण मरुस्थल में छोटी छोटी झाड़ियों घास के पास यानी मान लो आई तरीकों में कोई छोटी झाड़ी है इनके पास में यहाँ रेत इकट्ठी होगी कोई पेड़ है इनके पास में यहाँ रेत इकट्ठी होगी अन बोले शक्कर का फीज बालू का स्तूप। एक अवरोधी बालू का स्तूप अवरोधी बालू का स्तूप अवरोधी बालू का स्तूप यानी अवरोध के कारण निर्माण है इनका यानी वही पेड़ छोटी छोटी झाड़ियां अगर ऐसी जैसी दीवार है कोई ऊंची दीवार है उसके पास भी रेत इकट्ठी होकर आ जाएगी तो स्तूप बन जाएगा। देखा है आपने गाँव में पेड़ पौधों के पास यह में अवरोधी बालू का स्तूप यानी झाड़ी पेड़ पहाड़ी के कारण उसका अवरोध कोई भी ओहो આપણું बालू का स्तूप युक्त प्रदेश। अब आप पढ़ांगा बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश कितना है 41.50% देखो पश्चिमी रेतीला मैदान का उसका 40 से 41% है 40 से 41% है। इसका विस्तार कहाँ है पोखरण से मोहनगढ़ मोहनगढ़ जैसलमेर विस्तार है इनका। इस क्षेत्र में लाठी सीरीज पाई जाए लाठी सीरीज पाई जाती। लाठी सीरीज क्या है अरे भूगर्भिक जलपट्टी है लाठी सीरीज और संपूर्ण क्षेत्र परतदार चट्टानों से ढका हुआ है परतदार चट्टानों से ढका हुआ यानी चट्टान है परतदार चट्टानों से ढका हुआ है और तेल और गैस के भंडार भी हैं। अवसादी चट्टानों में तेल व गैस के भंडार है। लाठी सीरीज पर सेवण घास एक और मिलेट है सेवण
लाटी सीरीज यानी भूगर्भिक जल पट्टी है, यानी जमीन के अंदर एक लंबी चौड़ी जल पट्टी है कड़तानी विंग है ऊपर। अब देखो जमीन में जल पट्टी है तो ऊपर एक सेवन है, घास भी पाई जाए, और जिसको हम गोडाउन का प्रजनन केंद्र भी है, गोडाउन का प्रजनन यानी गोडाउन को प्रजनन, गोडाउन जो को पक्षी है वो आपको जापो सेवन घास में करावे, ठीक है। सोलर एनर्जी एंटरप्राइज जोन, सोलर एनर्जी जैसलमेर के अंदर तो बालूका तो मुक्त प्रदेश है, अंदर सोलर एनर्जी एंटरप्राइजिंग जोन भी है। लाटी सीरीज के नजदीक एक चांदन नलकूप है, चांदन चांदने नलकूप है, जिका आपा के बोला दूसरो नाम है थार का घड़ा, थार का घड़ा। और जैसलमेर नगर के दक्षिण में आकलवुड, अंकल गांव में अंकलवुड फॉसिले पार्क, अंकलवुड फॉसिले पार्क भी है। देखो आज आप पढ़ो उत्पत्ति के बारे में, मरुस्थल के बारे में। आप पश्चिम मरुस्थलीय भाग की शुरुआत करी है, जो दो भागा मांटेड गुड़ है, शुष्क मरुस्थल प्रदेश और एक अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। पश्चिम मरुस्थल प्रदेश में दो भागा बांटे गए, शुष्क मरुस्थल प्रदेश और अर्ध शुष्क मरुस्थल प्रदेश। अपन शुष्क मरुस्थल प्रदेश का दो भागा, बालू का स्तूप युक्त और बालू का स्तूप मुक्त, दोनों पढ़ लिया। अर्ध शुष्क मरुस्थल प्रदेश जिसका लूणी बेसिन, नागौर उच्च भूमि, शेखावाटी प्रदेश, घग्गर का मैदान। तो आपनो पूरा जाओगा टॉपिक। अपना अगला बिंदु है अर्ध शुष्क मरुस्थल प्रदेश। अब अर्ध शुष्क मरुस्थल प्रदेश का व्यापार चार पार्ट करया। अब पहले पौध देखा अर्ध शुष्क मरुस्थल प्रदेश का चार पार्ट करया। वो प्रदेश पश्चिमी 25 सेमी समवर्षा रेखा वह अरावली के मध्य स्थित है, अरावली के मध्य यानी अरावली 25 सेमी समवर्षा रेखा और अरावली के जो बीच वो भाग है बिना पाके बोलांगा अर्ध शुष्क प्रदेश और परिवर्ती प्रदेश भी बोले, संक्रमणीय या परिवर्ती प्रदेश, संक्रमणीय या परिवर्ती प्रदेश बोले। अब इन अंदर देखो आप चार पार्ट करया। एक नंबर आप लेके चला घग्गर का मैदान, घग्गर का मैदान। तो घग्गर को मैदान है इंगो निर्माण किया हुआ घग्गर के मैदान निर्माण। घग्गर सतलज व पुरानी जो वैदिक नदी है, वैदिक सरस्वती नदी, वैदिक सरस्वती नदी के द्वारा लेगी जलोढ़ मिट्टी से, जलोढ़ मिट्टी से इसका क्या हुआ निर्माण, यानी घग्गर के मैदान को निर्माण हुआ घग्गर सतलज और वैदिक जो सरस्वती नदी है बिंगा द्वारा लाई गई जलोढ़ मिट्टी के कारण इनको निर्माण हुयो और इनको विस्तार है गंगानगर, हनुमानगढ़ और अनूपगढ़ का, अनूप नया जिला अनूपगढ़ का उत्तरी भाग, अनूपगढ़ का
उत्तरी भाग। और अठे क्षारीयता, क्षारीयता, अम्लीयता, क्षारीयता अम्लीयता की समस्या, जल भराव की समस्या, बाढ़ भी आवे, सेम भी आवे, जल भराव की समस्या, और मरुस्थलीकरण भी है। मरुस्थली यानी जो घग्गर को मैदान है वो क्षारीयता, अम्लीयता, जल भराव और मरुस्थल की जो की समस्या है वहां चूंकि है ग्रसित है। और घग्गर नदी का जो क्षेत्र है बिन के बोले जावे नाली या पाट। घग्गर नदी का जो क्षेत्र है उसको नाली या पाट कहते हैं। और इंदिरा गांधी नहर के आने के बाद में यह भूमि की होगी कृषि योग्य। क्यों? इंदिरा गांधी नहर आ गई। तो इंदिरा गांधी नहर आने क्यों सिंचाई में लगी तो अड़ेगी की भूमि ही बा कृषि योग्य होगी। लेकिन फिर भी जल भराव की समस्या है, मरुस्थलीकरण की समस्या है, और सबसे ज्यादा मुख्य समस्या है क्षेत्र में सेम की। क्यों? अधिकतर चावल की खेती में तो पानी की मात्रा सिंचाई ज्यादा हो रही है, यानी जहाँ ज्यादा सिंचाई होने लग जाएगी, पानी की मात्रा भरपूर होने लग जाएगी, तो धीरे धीरे सेम आने शुरू हो जाएगी। सेम आने को मतलब है कि जमीन दलदली हो जाएगी। दलदली हो जाएगी तो कृषि योग्य फिर रवे को सेम ग्रसित हो जाएगी। यो है घग्गर मैदान की बात इतनी है कि घग्गर मैदान है वो घग्गर, सतलुज और वैदिक सृष्टि द्वारा देगी जलोढ़ मिट्टी से निर्माण हुई है। गंगानगर, मानगढ़ और अनूपगढ़ के उत्तरी भाग में विस्तार है। क्षारीयता, अम्लीयता, जल भराव और मरुस्थलीकरण की समस्या से है ग्रसित है। अगला है आंतरिक जल प्रवाह या शेखावाटी प्रदेश। शेखावाटी प्रदेश, एक और भी बोले आंतरिक जल प्रवाह, यानी अड़े कांतली नदी है जो आंतरिक जल प्रवाह है वो हिस्सों है। इसे बंगर प्रदेश के नाम से जाना जाता है। बंगर प्रदेश, बंगर प्रदेश। बंगर प्रदेश क्यों बोले? पुरानी जलोढ़ मिट्टी, पुरानी पुरानी जलोढ़ मिट्टी का बांगर प्रदेश बोले। और नई जलोढ़ मिट्टी जो मैदान में इनके बोला पा खादर, बांगर और खादर। इनके अंदर सीकर, चूरू, झुंझुनू और नागौर का उत्तरी भाग, नागौर का उत्तरी भाग यो इनो विस्तार है। नाम ही शेखावाटी प्रदेश है तो शेखावाटी में कौन सा जिला है? सीकर, चूरू, झुंझुनू। और नागौर को थोड़ो उत्तरी भाग है सम्मिलित है। सर्वाधिक बरखान मिले, सर्वाधिक बरखान, बरखान यानी बालू का स्तूप है। बरखान को आपा बालू का स्तूप को आपा टॉपिक पढ़ियो है। स्थानीय भाषा में कुआ में कुआ, कुआ नाम सुने। और स्थानीय भाषा में क्या बोले? जोहड़। स्थानीय भाषा में क्या बोलते हैं इनको? जोड़िया, नाड़ा, नाडा, जोड़िया, नाडा स्थानीय भाषा में। और बालू का स्तूपों के बीच में भी जल एकत्रित हो जाए, जल एकत्रित हो जाए तो इनके बोले सर, यानी इन तरीकों बालू का स्तूप है। अन्य बीच में ढाई यंत्रण जल अगर एकत्रित हो जाए तो इनके बोले सर। इंगे लिए है देखो जस्सू सर, जस्सू सर, मानसर, सालीसर आदि हैं। और लवणीय गर्त, लवणीय गर्त, लवणीय गर्त,
जैसे डेगाना, ताल छापर, सुजानगढ़, परिहारा, कुचामन। यानी जो शेखावाटी प्रदेश है, पुरानी बांग्ला प्रदेश भी बोले जाए, पुरानी जलोढ़ मिट्टी के द्वारा सिक्कर चुरू झुनू नागौर को उत्तरी भाग आवे, बरखान ज्यादा मिले, कुआन स्थानीय भाषा में जोड़ या नाड़क है, और बरखान के बीच में जल एकत्रित हो जाए जिससे सर्गो निर्माण हुए, और जैसे जसूसर, मानसर, सालीसर है, और लवणीय गर्त में डेगाना, ताल छापर, सुजानगढ़, परिहारा और कुचामन। 2 हो गया। इतनी बातें आंग अंदर और कुछ सीखो, नॉर्मल पर्सन आओ। अगला है नागौर उच्च भूमि, से है ना, नागौर उच्च भूमि, नागौर उच्च भूमि। अब नागौर उच्च भूमि को विस्तार करे, कौन सा क्षेत्र आता है नागौर उच्च भूमि के अंदर, जिसमें नागौर, डीडवाना, कुचामन, डीडवाना, कुचामन, अजमेर का उत्तरी भाग, अजमेर का उत्तरी भाग, वो क्षेत्र की है बंजर व रेतीला। यह क्षेत्र बंजर व रेतीला है क्योंकि यहाँ की मिट्टी में क्या पाया जाता है, सोडियम नमक। अब देखो जबकि भूमि के अंदर सोडियम नमक पाया जाओगे तो वह भूमि अपने आप बंजर हो जाएगी, कृषि योग्य होएगी को नहीं, इन कारण बंजर और है। पर्वत सर पहाड़ियां में, यहाँ पहाड़ियां भी है, पर्वत सर पहाड़ियां, पर्वत सर की पहाड़ियां भी मिलेंगी। नमक उत्पत्ति के कारण गहराई पाई जाने वाली माइकास्टिक नमकीन चट्टाने भी, नमकीन चट्टाने हैं जिनमें केशाकरण पद्धति द्वारा, नमकीन चट्टाना है, केशाकर्षण पद्धति द्वारा, केशाकर्षण पद्धति द्वारा नमक तैयार करियो जाओ, यानी नमकीन चट्टाना मिलेंगी तो बड़े नमक तैयार कर जाओगे, और कौन से पद्धति द्वारा, केशाकर्षण पद्धति द्वारा, यानी जो नमकीन चट्टाना है अंदर केशाकरण पद्धति द्वारा जो नमक है वो तय गए ऊपर आ जाओगे और वाष्पीकरण से सोडियम क्लोराइड बनावेगो। एक है इनके अंदर देखो कुब्बड़ या बंका पट्टी, कुब्बड़ या बंका पट्टी कड़े मिलेगी। पुष्कर, पुष्कर कहाँ गया, अजमेर में, वह मेड़ता नागौर। अंग दोनों अंग मध्य के मिलेगी, कुब्बड़ पट्टी या बंका पट्टी, कुब्बड़ या बंका पट्टी या मिलेगी। एक क्षेत्र में हरे कबूतर, हरे कबूतर पाए जाते हैं, हरे कबूतरे पाए जाते हैं। खारे पानी की झीलें, अब देखो अपने राजस्थान में खारे पानी की झीलें 33 सागर गौसे से, लेकिन इस क्षेत्र की जो खारे पानी की झीलें,
खारे पानी की झीलें हैं वो 33 सागर का अवशेष नहीं है। 33 सागर का अवशेष नहीं है। यानी खारे पानी की झीलें तो आप मुख्यतः माना कर 33 सागर को अवशेष है, लेकिन जो नागौर उच्च भूमि है उसकी जो खारे पानी की जिला है बट 33 सागर को अवशेष को नहीं, क्योंकि जल में इनमें मैग्नीशियम की दिखता है। समुद्री जल में क्या है मैग्नीशियम की अधिकता, यानी समुद्र के जल में मैग्नीशियम की अधिकता है। 33 सागर भी एक समुद्र के जल में मैग्नीशियम की अधिकता है, लेकिन यहाँ की खारे पानी की झीलों में यह तत्व नहीं पाया जाता। यानी खारे पानी की झीलें 33 सागर को अवशेष हो, लेकिन ये जो नागौर उच्च भूमि की खारे पानी की झीलें 33 सागर को अवशेष को नहीं, क्यों महासागर का जो जल है, समुद्र का जो जल है, उसमें मैग्नीशियम की अधिकता होती है और अड़ेज की खारे पानी की झीलें हैं बांग अंदर मैग्नीशियम तत्व नहीं पाया जाता। अगला बिंदु है अपना लूणी बेसिन। लूणी बेसिन गया ना, लूणी बेसिन देखो लूणी, यह लूणी नदी और उसकी सहायक नदियों द्वारा, यानी लूणी नदी प्लस है सहायक नदी। अब लूणी सहायक लीलड़ी जोजड़ी जब यही है, यानी लूणी नदी और उसकी सहायक नदियों द्वारा जो प्रदेश है उसको लूणी बेसिन प्रदेश कहेंगे। वो विस्तार खड़े है लूणी बेसिन प्रदेश, वो विस्तार इसके अंदर आ जाता है अपना ब्यावर, पल्ली, जालोर, सांसोर, बालोतरा, जोधपुर ग्रामीण, ब्यावर, पाली, जालोर, सांसोर, बालोतरा, जोधपुर ग्रामीण और नागौर का दक्षिण भाग, नागौर का दक्षिणी भाग इन अंदर सम्मिलित हैं। और सिवाना की पहाड़ियां भी, सिवाना की पहाड़ियां मालानी रायलोसाइट, मालानी रायोलाइट पहाड़ियां, मालानी रायोलाइट, मालानी रायोलाइट पहाड़ियां मिलेगी, यानी मालानी रायोलाइट और सिवाना की पहाड़ियां मिलेंगी। 56 की पहाड़ियां, एक 56 की पहाड़ियां मिलेंगी, 56 की पहाड़ियों का विस्तार है। और इन अंदर के मिले अपने पहाड़ियां में ग्रेनाइट पाई जावे, इन पहाड़ियों में ग्रेनाइट पाई जावे। एक नाकोड़ा पर्वत है, नाकोड़ा पर्वत जो कि जैन धर्म का प्रमुख स्थान है, नाकोड़ा पर्वत। और एक हल्देश्वर पहाड़, हल्देश्वर, नाकोड़ा पर्वत तो जैन धर्म का पवित्र स्थान है। हल्देश्वर, हल्देश्वर पहाड़ है, हल्देश्वर पहाड़ जकन मारवाड़ का, मारवाड़ी आ गए पाली, ब्यावर, जालोर,
मारवाड़ का लघु माउंट, मारवाड़ का लघु माउंट आबू कयोजर। तो लूणी बेसिन में प्राचीन कांप मैदान की अधिकता है। प्राचीन कांप मैदान, लूणी बेसिन के अंदर प्राचीन कांप मैदान की अधिकता है। और कहीं रह गए अंदर और सांचौर है ना, इनमें जो लूणी को जो मैदान है बिन के बोले रेल या नेड़ा, ठीक है। यानी मरुस्थल ने दो भागा में बांटे गए, शुष्क और अर्धशुष्क। शुष्क में बालू का स्तूप, बालू का मुक्तापा दोनों पड़ लिया। और अर्धशुष्क के अंदर चार हैं, घग्गर का मैदान, शेखावाटी प्रदेश, नागौर उच्च भूमि और लूणी बेसिन। यह चारों को अध्ययन कर लियो। यानी जिको आपनो राजस्थान का भौतिक प्रदेश चार है, पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश, पूर्वी मैदान और हाड़ौती का पठार। अब पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश पढ़ चुके हैं। अब आप कल पढ़ांगा अरावली पर्वतीय प्रदेश। रोज एक एक पार्ट करांगा, 4 दिन में कंप्लीट हो जाओ। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।